हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हों और जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो सब बहुत हेल्दी हों, बहुत खुश हों एंड एज़ यूजुअल वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो कि उन्हें ये चीज़ें पढ़नी है, समझनी है। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर्स जो हैं उसको आप एक प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो अपने आपकी नॉलेज के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए, यूट्यूब के थ्रू, बुक्स के थ्रू, और जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सके यू शुड गेन इट। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का, जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एटलीस्ट हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी टुडे कि इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और डिस्कशंस भी मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले जो ये लास्ट है उसको वो कंप्लीट करते हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स ये क्या है? जैसा कि हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी। वो अपने आप को एक देश का, एक लैंड से, एक कल्चर के थ्रू वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। तो जो कोलोनाइजेशन जो हुआ अंग्रेज़ों का यहाँ पर इंडिया पर जो हुआ, उससे एक चीज़ और निकल के सामने आई। कहते हैं ना कहीं गलत चीज़ के आगे एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरे के आगे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा छुपा होता है। तो ये जो कॉलोनाइजेशन, जो ये बुरी चीज़ थी, इसमें एक अच्छी चीज़ क्या निकल के आई? इसमें एक अच्छी चीज़ ये निकल के आई कि हमारे देश के लोग जो हैं वो एक साथ सामने आए, एक प्लेटफॉर्म पर सामने आए। किसके लिए? अपने देश के लिए। कैसे आए? कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है कि आप ग्रुप में इकट्ठा होके आप ने अपने आप को रिलेट किया है एक दूसरे से, आप कहीं ना कहीं संबंधित हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे जो ये पूरा वॉर चल रहा था, जो ये पूरी क्रांति चल रही थी, जितने भी आप मूवमेंट्स कह लो, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, खिलाफत हुआ, नॉन कोऑपरेशन हुआ, ये जितने भी मूवमेंट्स थे सब हमारे कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। चाहे वो ट्राइबल का रहा हो, चाहे वो किसानों का रहा हो, जिसने लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो किसके खिलाफ कर रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। मतलब सबका क्या था? मोटो एक ही था। क्या? अंग्रेजों को निकालना है बाहर और अंग्रेजों से क्या चाहिए? हमें आज़ादी चाहिए। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, इतने सारे अलग अलग कल्चर हैं यहाँ पर, इतने सारे लोगों में जो आप कहोगे लैंग्वेज के बेस पे डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब के बावजूद लोगों ने अपने आप को एकजुट महसूस किया। एकता वाली जो उनके अंदर फीलिंग आई वो इसी चीज़ को लेकर आई कि हमें एकजुट होकर अंग्रेजों को बाहर निकालना है। तो जिसमें बहुत सारी चीज़ों ने अपना रोल प्ले किया। तो यहाँ पर कौन इस तरह की चीज़ें में अपना रोल प्ले करेगा? जैसे मैंने बताया था कि जब नेशनलिज्म फैला था यूरोप में तो वहाँ के पोएट्स, राइटर्स, इन लोगों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, पेंटर्स। तो सेम चीज़ इंडिया में भी हुई। इंडिया में भी जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन सब ने एक ऐसी कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी और गर्मजोशी से ऐसे गाने गाए कि लोगों के अंदर वो एक देशभक्ति वाली जो फीलिंग थी ना वो निकल के बाहर आ गई। अब लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या वो राजस्थान में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं। तो उन लोगों को क्या लग रहा था? बस हम कुछ नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि भारत हमारा देश है, ये धरती जो है ये हमारी जो मातृभूमि है, हमें इसकी रक्षा करनी है और हमें इसे बचाना है। तो ये एक चीज़ जो डेवलप हुई वो बहुत सारी इसके हम कह सकते हैं हमारे जो फोक सॉन्ग हैं और जो प्रिंट लोगों ने निकाले, जो पेंटिंग्स बनाई, सिंबल्स बनाए, वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो सब नेशनल फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जिसमें से एक भारत माता की तस्वीर बनाई गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम का सॉन्ग लिखा। अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की ये एक पिक्चर पेंटिंग बनाई सबसे पहले, एंड इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि हमारी भारत माता इस तरह से हैं। जैसे मैंने बताया था, एलोगेरी होती है, हम लोग एक फीमेल फिगर को
रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली अपने नेशन के लिए, तो उनको हमने दिखाया है कि भारत माता हैं वो क्या है। देखिए, एक इन्होंने एक गेरुए रंग का ड्रेस पहना हुआ है, इनके एक हाथ में माला है, और किसान जो खेती करते हैं वो है, मतलब पूरा देश हमारा है जो है वो इस एक फिगर में समाहित है, ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, अमिंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी कोशिश की थी ये एक पेंटिंग के थ्रू। और एक पिक्चर आपकी बुक में दी है जवाहरलाल नेहरू जी की, जहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बिल्कुल दिल के पास, हार्ट के पास उनके ये भारत माता की एक तस्वीर है। जो किताब है उसके अंदर वो भारत माता की पूरी एक फिगर है, तो वो उनके दिल के करीब है। दैट मीन्स उस टाइम जो देश है वो सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। सब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये एक जो सेंस आया था लोगों के अंदर कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बहुत एकला चलो जो उनका बहुत फेमस सॉन्ग है, वो देश भक्ति को कितना उजागर करता है कि मतलब देशभक्ति के गाने सुनो तो अपने आप एक अंदर से गूज़बम्प आ जाते हैं। उस चीज़ की जो फीलिंग है देशभक्ति की वो अलग ही आ जाती है लोगों के अंदर ना। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया हमारे पोएट्स ने, राइटर्स ने, पेंटर्स ने, और प्रिंटिंग प्रेस जो थी उस टाइम जो देश के इस मूवमेंट में अपना सपोर्ट दे रही थी, उन लोगों ने जो लोगों को मोटिवेट किया उन प्रिंट्स के थ्रू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं यादें हैं, बातें हैं जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, तो हमें याद रखना चाहिए। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट फिगर नाम याद दिलाना चाहती हूँ, नतेशा शास्त्री का, मद्रास के हैं ये। इन्होंने एक 4 वॉल्यूम बुक निकाली। ये क्या थी? तमिल फोक टेल्स थी, जो नाम था जिसका द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। उनका ये विश्वास था कि अगर हम ये अपने जितने भी हमारी जो संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं अगर हम लोगों तक लेकर आएंगे तो उन लोगों को पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान रही है शुरू से। ब्रिटिशर्स ने क्या दावा किया? उन्होंने ये बताया कि भारत के लोग जो हैं वो सिविलाइज्ड नहीं हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि उनको बातचीत कैसे करनी है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी में, उनको किसी चीज़ का सलीका नहीं है। इन सब बेसिस पे उन्होंने क्या किया? डोमिनेट किया इंडिया को। ठीक है, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इस तरह के जो बहुत सारे और जो लोग थे, उन्होंने ये दिखाया कि भारत का नाम आज से नहीं है। जब आपने आज यहाँ आके कॉलोनाइज्ड किया है भारत को, तब से नहीं है भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। और भारत की सभ्यता को सबने, पूरे दुनिया ने इसका लोहा माना है। इसकी जितनी भी लिटरेचर्स हैं, बाहर के लोगों ने, विदेशों से लोग आकर लोगों ने इसको पढ़ा है। इसकी संस्कृति की बहुत ज़्यादा, दुनिया के बहुत सारे लोग झुके हैं इस भारत के आगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? इन सब चीज़ों से बताने से, इन सब बातों को करने से, जो हिस्ट्री की बातें हैं उन्हें रिपीट कराने से लोगों के अंदर एक भावना आई, एक ऐसी फीलिंग डेवलप हुई कि हाँ, हम कहीं किसी से कम नहीं हैं। हमने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है और हम उस बहुत कुछ में बहुत कुछ आगे और भी कर सकते हैं। ये तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जिसने हमें मजबूर कर दिया था, या हम उस अंधकार में चले गए जहां हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन अब हम इस शासन को निकाल के फेंकेंगे और दुनिया में हम फिर से अपनी एक पहचान लेकर आएंगे। तो ये जो एक फीलिंग थी, ये लोग अपने आप इकट्ठा होके, एकजुट होके लोगों ने क्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की इस चीज़ में। तो ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स है जो पूरा इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि भारत माता की जो पेंटिंग है उसको किसने बनाया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से पोएम्स और कौन से लिटरेचर लिखे उन्होंने। नतेशा शास्त्री जी का नाम आपको रखना है, इन्होंने अपना 4 वॉल्यूम एक निकाला जो तमिल लिटरेचर है, तमिल फोकलोर है, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो इससे जो इस तरह के कल्चरल इवेंट्स थे, बातें थी, लोगों तक सामने लेकर आई गई, जिससे लोगों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जिससे लोगों ने बढ़ चढ़कर किसमें, ये जो मूवमेंट्स थे आज़ादी के लिए, उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो ये बेसिकली था पूरा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, जिसमें हाँ, एक और चीज़, गांधी जी ने ट्राई कलर फ्लैग बनाया। ठीक है,
उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं उन सबके कलर्स इस ट्राई कलर में मौजूद हैं। ट्राई कलर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर था। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग डेवलप हुआ था, रेड, ग्रीन एंड येलो। ये डिज़ाइन किया गया था और इसमें 8 लोटस थे जिसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा था कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो 8 प्रोविंसेस थे, ये लोटस जो था वो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसमें एक मून भी बना हुआ था, दैट इज रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है। और गांधी जी ने 1921 में एक फ्लैग डिज़ाइन किया, स्वराज फ्लैग, जिसमें ट्राई कलर थे और ये कलर थे रेड, ग्रीन एंड वाइट, और उसमें बीच में एक स्पिनिंग व्हील था सेंटर में, और ये गांधीयन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उस फ्लैग का मतलब था कि अब हम क्या है, अब हम पूरी अपनी ताकत से मार्च करने वाले हैं अपने दुश्मनों पर। ठीक है ना। तो ये इस तरह के फ्लैग तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल होता है एक नेशनलिस्ट फीलिंग का, तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, इसमें लोगों ने अपने आप को एकजुटता के साथ महसूस किया कि हम एक ही देश के हैं। हमारा धर्म, जाति, भाषा ये मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि हम भारतवासी हैं और हमें अपने भारत को आज़ाद कराना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।